जो अपन डील करेंगे वो है थर्ड ट्राइमेस्टर, है ना। सेकंड ट्राइमेस्टर अपन ने डील कर लिया था जिसमें अपने सोनोग्राफी लास्ट पॉइंट देखा था। नेक्स्ट जो अपन डील करेंगे वो है थर्ड ट्राइमेस्टर। जैसे मैं बताया था सेकंड ट्राइमेस्टर जो है वो एक्सटेंड होता है 30 to 29 वीक्स तक, ठीक है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो 29 वीक से 40 वीक तक एक्सटेंड होता है। अब इसमें ऑब्वियसली फिर से अपन चालू करेंगे सिम्टम्स से। सिम्टम्स क्या होगा, एमेनोरिया जो है वो परसिस्टेंट रहेगा, है ना। पूरी प्रेगनेंसी में एमेनोरिक स्टेट रहता है, प्रेगनेंसी इज अ स्टेट ऑफ एमेनोरिया। तो एमेनोरिया जो है वो परसिस्टेंट रहेगा, जैसे कि सेकंड ट्राइमेस्टर में सिम्टम थे सेम वैसे ही, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर सिम्टम थे वैसे ही एमेनोरिक स्टेट जो है वो परसिस्टेंट रहेगी। एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन, एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन इज प्रोग्रेसिव which produces some mechanical discomfort of the patient such as palpitation as well as dyspnea following the exertion। तुम लोग को पता है enlargement with the gestational age with the advancement in the pregnancy abdomen जो है वो enlarge होगा, है ना। और आप लोग पता है जैसे जैसे enlargement होगा वैसे वैसे discomfort होगा, है ना। फंडल हाइट बढ़ेगी, फंडल हाइट बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, डायफ्राम को ऊपर धकेलेगा, लंग्स को कम स्पेस मिलेंगे एक्सपैंड होने के लिए, और जिसके कारण मदर जो है वो सिम्टम बताएगी आप लोगों को ब्रेथलेसनेस की, है ना, जिसको अपन साइन के फॉर्म में बोल सकते हैं डिस्निया, है ना। देन पैल्पिटेशन बहुत कॉमन है जनरली, है ना, जिसमें आप लोग को पल्सेशन फील होगी। मदर, अगर आप मदर से पूछोगे तो वो बोलेगी कि उसको अपनी धड़कन साथ ही साथ बच्चे की धड़कन भी सुनाई दे रही है। इसका मतलब द मदर इज हैविंग पैल्पिटेशन, वेरी कॉमन, है ना। ये एक सिम्टम मदर बताएगी तुम लोग को, सब्जेक्टिव सिम्टम है। नेक्स्ट जो है जो आप देख सकते हो वो है लाइटनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। क्विकनिंग आपने पढ़ा था सेकंड ट्राइमेस्टर में, अब लाइटनिंग पढ़ रहे हो तुम लोग। लाइटनिंग जो है दैट इज अराउंड 38 वीक्स, स्पेशली इन द प्राइमरी ग्रेविडा, कुड बी सीन एज अ सेंस ऑफ रिलीफ ऑफ प्रेशर सिम्टम्स एंड इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द एनलार्जमेंट ऑफ ड्यू टू द फॉलिंग ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, है ना। तो आप क्या कह सकते हो, लाइटनिंग क्या होगा, जनरली जो फंडल हाइट है वो इंक्रीज होती जा रही है एडवांसमेंट ऑफ प्रेगनेंसी के साथ। तो जैसे जैसे फंडल हाइट बढ़ेगी वो एंसिफॉर्म कार्टिलेज पे पहुंच जाएगी 36 वीक पे। इसके बाद एक सडन फॉल होगा फंडल हाइट में, और वो जनरली फॉल जो होता है वो फिर से 32 वीक पे चली जाती है। और जब आप फर्दर पैल्पेट करोगे, है ना, मैं आगे बढ़ाऊंगी तुम लोगों को पैल्पिटेशन, फर्दर पैल्पेट करोगे तो तुमको पता चलेगा कि पैल्पिटेशन के दौरान हेड जो है वो सॉकेट में जाके फंस चुका है। इस पर्टिकुलर सॉकेट में जाके फंसते से ही जो फंडल हाइट है वो ड्रॉप होती है, और मदर जो है वो सेंस ऑफ रिलीफ फील करती है, उसको सेंस ऑफ रिलीफ फील होता है, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ एंगेजमेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर अपन सिम्टम या साइन कह सकते हैं, इसको कहते हैं अपन लाइटनिंग। हैव यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो है साइंस। मेनली द साइन इज क्यूटेनियस चेंजेस, जैसे मैंने बताया तुम लोगों को क्यूटेनियस चेंजेस, स्ट्राया ग्रेविडारम, है ना, लीनिया नाइग्रा, है ना, कोलास्मा ग्रेविडारम, ये सब कॉमन है। तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ गई, इसकी जो अमाउंट है वो और ज्यादा दिखाई देंगी। जैसे कि कहूंगी अब्डोमेन को एक्सपोज करोगे तो और स्ट्रायर्स देखने को मिलेंगे अपन को बिलो द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड फ्लैंक की साइड में, इजंट इट। इसके अलावा ब्रेस्ट अगर एक्सपोज करेंगे उसकी स्किन में भी अपन स्ट्रायर्स देखने को मिल सकता है अपन को, है ना। और जहां जहां फोल्डिंग्स है, जैसे कि स्पेशली फोल्डिंग्स लाइक यहाँ पे एक्सिलरी फोल्डिंग्स, ग्रोइन फोल्डिंग्स, है ना, थाइस एंड लेग्स, यहाँ पे सब आपको स्ट्रायर्स या फिर स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रायर्स वेरी कॉमन है, और इसके लिए फर्स्ट क्या पता रखना है, क्यूटेनियस चेंजेस आर प्रोमिनेंट विद इंक्रीज पिगमेंटेशन। जब मैं क्यूटेनियस चेंजेस की बात करती हूँ तो पिगमेंटेशन की भी बात साइमल्टेनियस चलती है ना। स्पेशली पिगमेंटेशन जो है वो अपन डार्क कलर्ड वुमेन में ज्यादा देखने को मिल सकता है एज कम्पेयर टू लाइट कलर्ड वुमेन, इजंट इट। तो ऑब्वियसली मैंने वहां पे तुम लोग को सेकंड ट्राइमेस्टर में बताया था तुम लोग को कोलास्मा ग्रेविडारम, प्रेगनेंसी मास्क, है ना, ऐसे कुछ और पैचेस भी अपन देख सकते हैं विद इन द बॉडी, है ना। ये सारी जो चेंजेस है इट इज ड्यू टू पिगमेंटेशन एज वेल एज द हार्मोनल इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। देन यूट्राइन शेप, it changes from spherical to cylindrical, opposite है ना, from spherical to cylindrical, ठीक है। ऑब्वियसली प्रेगनेंसी एडवांस होगी, तुम लोग को मैंने जैसे बताया था पहले ओवल शेप था सेकंड ट्राइमेस्टर में। अब जो आप यूट्रस देखोगे और उसकी शेप देखोगे तो आप देखोगे कि वो स्फेरिकल है, बिल्कुल गोल, है ना, ग्लोबुलर शेप, है ना। लेटर ऑन जैसे जैसे एडवांसमेंट होगी 36 वीक के बाद ये बिल्कुल सिलेंड्रिकल फॉर्म में आ जाएगी, आपकी यूट्रस बिल्कुल अलाइनमेंट में हो जाएगी वजाइना और सर्विक्स के साथ। और ये जनरली क्यों अलाइनमेंट में हो गई, सिलेंड्रिकल हो गई, क्योंकि इसको एक बर्थ कैनाल प्रिपेयर करना है अपने आप के लिए, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो है वो है डिलीवरी ऑफ द बेबी, इजंट इट। तो लेबर स्टेज को अपन कहते थे प्रिपरेशन ऑफ लेबर स्टेज चल रही है ना, जिसमें अपन कह सकते हैं यूट्रस जो है बिल्कुल सीध में आ गई, किसके, आपके सर्विक्स और वजाइना के। Have you understood? The cylindrical shape of uterus could be seen. Next, fundal height.
है ना। डिस्टेंस बिटवीन द अम्बिलिकस एंड एंसिफॉर्म कार्टिलेज इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। मैंने उस दिन बताया था तुम लोगों को सिम्फाइसिस प्यूबिस के सिम्फाइसिस फंडल हाइट के डायग्राम के थ्रू मैंने बताया था कि अम्बिलिकस के ऊपर 3 मेजर पार्ट्स है, जिसमें हम कहते हैं 28 वीक्स, है ना, उसके ऊपर है 32 वीक्स, उसके ऊपर है 36 वीक्स, और फिर से एक फॉल है 38 to 40 वीक, इजंट इट। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे ही वो अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर के लैंडमार्क्स को एक्सप्लेन करते हैं। द फंडल हाइट करस्पॉन्ड टू द जंक्शन अपर एंड मिडल थर्ड एट 32 वीक एंड अप टू द लेवल ऑफ एंसिफॉर्म कार्टिलेज 36 वीक्स, है ना। तो जैसे एंसिफॉर्म कार्टिलेज में पहुंच जाता है सिम्फाइसिस फंडल हाइट 36 वीक पे होता है और देयर इज अ सडन फॉल और फिर से वो 32 वीक पे आ जाता है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ एंगेजमेंट ऑफ हेड, है ना, सॉकेट में फंस गया है, तो इसके कारण सडन फॉल होता है। और इसको कंफर्म करने के लिए कि ये 32 वीक है या 40 वीक पे चल रहा है सिम्फाइसिस फंडल हाइट, इसके लिए आपको नेक्स्ट स्टेप यूज करना पड़ेगा, वो है पैल्पेशन, जिसमें मैं तुम लोग को बताऊंगी लियोपोल्ड थर्ड मैनुअल और फोर्थ मैनुअल के थ्रू आप पता कर सकते हो कि हेड जो है वो बिल्कुल फ्लोट कर रहा है या सॉकेट में बिल्कुल फंस चुका है। अगर वो फ्लोट कर रहा है तो वो 32 वीक पे है, और अगर वो फ्लोट नहीं कर रहा है, वो एंगेज हो चुका है, बिल्कुल मूवमेंट दे नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो 40 वीक पे, इसका मतलब एडवांस हो चुकी है प्रेगनेंसी बियॉन्ड 38 वीक्स। ठीक है, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, टू डिटरमाइन वेदर द हाइट ऑफ द यूट्रस करस्पॉन्ड टू द 32 or 40 weeks engagement of the head should be tested. If the head is floating, then it is 32 weeks, and if it is not floating and engaged, then it is 40 weeks. Have you understood? Okay. तो ये सारी तुम लोगों ने थर्ड ट्राइमेस्टर देखा था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो अपन डील करेंगे वो है सिम्फाइसिस फंडल हाइट, है ना। अब ये सिम्फाइसिस फंडल हाइट जैसे मैंने तुम लोगों को पहले बताया था, इसको लेते कैसे है ना। आप लोग को ऑब्वियसली पर एब्डोमिनली मदर को एक्सपोज करना पड़ेगा, उसकी प्राइवेसी मेंटेन करके, है ना। सारी इंस्पेक्शन के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो पैल्पेशन का आएगा। पैल्पेशन में जनरली अपन को क्या करना है, सिम्फाइसिस फंडल हाइट सबसे पहली चीज देखनी है ना, जिसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, अपने ये जो लेफ्ट हैंड का जो अल्नार बॉर्डर है उसको प्लेस करना पड़ता है अपन को किसके ऊपर, सिम्फाइसिस फंडस के ऊपर। तो यहाँ पे लिखा है द अपर बॉर्डर ऑफ द फंडस इज लोकेटेड बाय द अल्नार बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट हैंड एंड दिस पेशेंट इज टू बी, दिस पॉइंट इज टू बी मार्क्ड, है ना। तो आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड के अल्नार बॉर्डर को प्लेस करोगे जहां तक फंडल उठा हुआ है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को आपको मार्क करना है, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसको इंच टेप लेंगे। इंच टेप का 1 पॉइंट जो है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे और उसको खींचते हुए अपन अम्बिलिकल कॉर्ड को क्रॉस करते हुए सिम्फाइसिस प्यूबिस तक ले जाएंगे, उसके मिड पॉइंट तक, है ना। जो अपन को सिम्फाइसिस फंडल हाइट मिलेगी वो पर्टिकुलर हाइट जो है ये सेंटीमीटर्स में मिलेगी अपन को इंच टेप पे, वो करस्पॉन्ड करेगी विद द वीक ऑफ जेस्टेशन। हैव यू अंडरस्टूड? तो इसको कहते हैं सिम्फाइसिस फंडल हाइट। यही चीज यहाँ पे लिख रखी है। The upper border of the fundus is located by the ulnar border of the left hand, and this point is to be marked. The distance between the upper border of the symphysis pubis up to the point is measured by the tape in centimeters. Centimeters में आप नाप रहे हो उसको. Then after 24 weeks, symphysis fundal height is measured in centimeters corresponding to the number of weeks up to 36 weeks. ठीक है? 36 week तक अपन आराम से इसको मार्कअप कर सकते हैं. A variation of plus minus centimeter is expected also. Normal variation beyond the normal range needs further evaluation. अपन प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर या प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, और ये ऑब्वियसली वीक से भी प्लस माइनस ऊपर नीचे ले सकते हैं अपन, ठीक है। तो एग्जैक्टली अपन को जेस्टेशन एज नहीं मिलके अपन कह सकते हैं कि प्लस माइनस ऊपर नीचे अपन वीक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो अपन को देखने को मिलेगा वो है ब्रैक्सटन 6 कॉन्ट्रैक्शन। ब्रैक्सटन 6 कॉन्ट्रैक्शन इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी से ही चली आ रही है, जो कि ऑब्वियसली मार्क होती जाएगी जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होगी। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में भी ब्रैक्सटन 6 कॉन्ट्रैक्शन थे, और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी वो ब्रैक्सटन 6 कॉन्ट्रैक्शन को देखने को मिलेगा। यही ब्रैक्सटन 6 कॉन्ट्रैक्शन जो है वो लेबर का रूप ले लेगी, है ना। इनिशियल स्टेज पे ये स्पास्मोडिक थी, पेनलेस थी, है ना, विदाउट एनी इफेक्ट ऑन डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स थी, इरेगुलर थी, है ना। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज होके पेनफुल हो जाएगी, और ज्यादा स्पास्मोडिक हो जाएगी, है ना, और ऑब्वियसली इफेक्ट डालेगी टू द डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स पे। हैव यू अंडरस्टूड? तो ये ब्रैक्सटन 6 कॉन्ट्रैक्शन थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर से मोर एविडेंट रहेगी। देन पैल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट्स, आराम से अपन थर्ड ट्राइमेस्टर में है, फुली ग्रोन बेबी है, isn't it? ग्रोथ ले रहा है बेबी, है ना, बाकी उसके सारे पार्ट्स डेवलप हो चुके हैं। तो अपन आराम से इस टाइम पे पर एब्डोमिनली पैल्पेट करके पता कर सकते हैं कि बच्चे का लाई क्या है ना। आगे वाले चैप्टर्स में मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगी कि लाई क्या होता है। एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन होता है, लाई होता है जिसमें बच्चा बिल्कुल ऐसा लेटा रहता है ना, बिल्कुल ऐसे लेटा रहता है सीधे में,
है ना, और एक होता है ट्रांसवर्स लाई जिसमें वो लेटे में लेटा हुआ होता है, एक होता है ओब्लिक लाई जिसमें वो आड़े में लेटा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे लाइज जो है वो जैसे मैं पढ़ाऊंगी तुम लोग को पता है चलेगा, तो अपन आराम से पता कर सकते हैं कि लाई क्या है, प्रेजेंटेशन कौन सा है, सॉफ्ट पार्ट अगर नीचे है तो बटक से, और अगर हार्ड पार्ट नीचे है तो वो सिफालिक प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो आराम से प्रेजेंटेशन पता कर सकते हैं, पोजीशन पता कर सकते हैं। एक साइड से अपन दबाने की कोशिश करेंगे तो दूसरी साइड में अगर अपन को हार्डनेस फील हो रही है इसका मतलब बच्चा राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर है, और अगर दूसरी साइड से अपन दबा रहे हैं और एक साइड में पता करने को पता है तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशंस भी पता कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आराम से अपन पैल्पेशन के दौरान पता कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपन मूव करेंगे लास्ट ट्राइमेस्टर में देखेंगे वो फीटल हार्ट साउंड वेरी प्रोमिनेंट हो जाती है। जैसे मैंने बताया था इनिशियल स्टेज पे 140 से 160 बीट्स पर मिनट की सबसे मिलेगी, लेटर ऑन जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होगी ये करीब करीब 120 से 140 में वेरिएट करेगी। तो इट इज हर्ड डिस्टिंक्टली इन एरियाज करस्पॉन्डिंग टू द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कहां मिला उसकी बेसिस पे ये वैरी करेगा क्या, फीटल हार्ट साउंड। Fetal heart sound may not be audible in cases of maternal obesity. मस्कुलेचर के कारण fetal heart sound जो है वो बहुत सारे मस्कुलेचर मदर जो फैट है, ओबेस है, उस केसेस में अपन को fetal heart sound नहीं मिलता है। एक और केस में नहीं मिलता है वो है पॉलीहाइड्रोमिनस जिसमें एम्नियोटिक फ्लूइड कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा है, तो उस केस में भी बच्चे का साइज छोटा और एम्नियोटिक फ्लूइड कंटेंट ज्यादा होने के कारण अपन को fetal heart sound नहीं मिलता है, क्योंकि अपन लोकेट नहीं कर पा सकते हैं कि पोजीशन क्या है फीटस की। हैव यू अंडरस्टूड? देन ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन जिसमें हेड जो है वो यहाँ पे या यहाँ पे है ना, या फिर यहाँ पे, इस केसेस में भी जनरली अपन पता नहीं कर सकते फीटल हार्ट साउंड। सर्टेनली इन आईयूडीज ऑल्सो, है ना, इंट्रायूट्राइन डेथ केसेस में भी जनरली अपन फीटल हार्ट साउंड पता नहीं कर सकते। तो इन सारे केसेस में अपन फीटल हार्ट साउंड नहीं पता कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत प्रोमिनेंटली अपन को थर्ड ट्राइमेस्टर में फीटल हार्ट साउंड सुनने को मिलता है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशंस, वन एंड ओनली वन इन्वेस्टिगेशन जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर होती है वो है सोनोग्राफी, है ना। तो सोनोग्राफी में जेस्टेशनल एज अपन आराम से पता कर सकते हैं। उसके अलावा बायपैरेटल डायमीटर, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, हेड सर्कमफेरेंस एंड फीमर लेंथ, इन सबको अपन नॉर्मल वैल्यू से कंपेयर करके देखेंगे तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली जेस्टेशनल एज मदर की क्या है, ठीक है। प्लस माइनस 36 वीक के बाद वो ऊपर नीचे जा सकता है। Then fetal assessment growth can be made by provided accurate during of scan has to be done in first and second trimester. कितना ग्रोथ हुआ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, उसकी सोनोग्राफी कब हुई, और उस सोनोग्राफी को कंपेयर कर सकते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर से, और अपन आराम से पता कर सकते हैं कि ग्रोथ हुआ भी, और अगर हुआ है तो एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ है या ग्रोथ जो है वो नॉर्मल लिमिट्स में है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपन करते हैं वो फीटल एनाटॉमी, जिसमें अपन पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली लोकेशन क्या है ना, किसका, प्लासेंटा का, सॉरी प्लासेंटल एनाटॉमी, जिसमें प्लासेंटा का लोकेशन पता कर सकते हैं अपन सोनोग्राफी के लिए। जनरली फंडस साइड में है या प्रीविया साइड में, प्रीविया मतलब इंटरनोस के जस्ट लेफ्ट या राइट साइड में, या ऑन द इंटरनोस है, ठीक है। देन थिकनेस के बारे में पता कर सकते हैं, प्लासेंटा मेगाली तो नहीं है, मतलब बड़ा तो नहीं है, मोर एनक्रोच्ड एरियाज तो नहीं है, ये भी पता कर सकते हैं अपन। स्पेशली जो प्लासेंटा मेगाली जैसी जो कंडीशन है वो डायबिटिक मदर में देखने को मिलती है अपन को, जिसमें तुम लोग देख सकते हो कि उसमें जो फीटस बेबी बाहर निकलता है उसको मैक्रोसोमिक स्टेट पे रहता है, वो मैक्रोसोमिया बिग बेबी कहते हैं अपन, है ना। और ये जनरली डायबिटिक मदर्स में होता है। इनकी जो प्लासेंटास बाहर निकलते हैं वो प्लासेंटम मेगाली शेप्ड रहते हैं, इजंट इट, वो ज्यादा एनक्रोच करते हैं यूट्राइन वॉल को, तो वेरी कॉमन है, ये भी अपन आराम से मार्कअप कर सकते हैं थ्रू सोनोग्राफी, है ना। एब्नॉर्मैलिटी कैन ऑल्सो बी नोटेड। अदर इन्फॉर्मेशन जो अपन को मिल सकती है वो है फीटल लाइफ, अब बच्चा जिंदा है या मरा हुआ है, नंबर कितने हैं ये पता कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन और ऑर्गन एनाटॉमी, कोई एब्नॉर्मलिटीज रिलेटेड टू ऑर्गन है या नहीं है। अगर डिफॉर्मिटी है तो अपन आगे प्रोसीडर कर सकते हैं विद अदर इन्वेस्टिगेशन। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस ट्राइमेस्टर के सोनोग्राफी को कंपेयर करें थर्ड ट्राइमेस्टर से, ठीक है। ओके, एक छोटा सा टॉपिक जो बीच में रह गया था वो है फीटल एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस। अब इसमें जानने क्या होता है, एट द लेवल ऑफ द अम्बिलिकल वेन इज यूज्ड टू असेस द जेस्टेशनल एज एंड फीटल ग्रोथ प्रोफाइल, IUGR, macrosomia as well as 4 kg of the baby in case of diabetes cases, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ फीटल एब्डोमिनल सर्कमफेरेंसेस अपन ये सब कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ अपन देख सकते हैं कि जनरली जो फीटल ग्रोथ है, फीटल प्रोफाइल में फीटल ग्रोथ को अपन मॉनिटर करते हैं। IUGR तो नहीं है, मैक्रोसोमिक बेबी तो नहीं है, बिग बेबी स्मॉल बिग बेबी तो नहीं है, और अगर मैक्रोसोमिक बेबी है तो 4 kg अबव बेबी है, और ये जनरली डायबिटिक केसेस में देखने को मिलता है। फीटल वेट एग्जामिनेशन इज डन बाय एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम असेसमेंट, है ना। जितना एमनियोटिक फ्लूइड कंटेंट है
और उसके बेसिस पे वेरी करेगा वेट भी। जनरली आप लोगों को पता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट फॉर्म जो है दैट इज मेनली आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड कंटेंट अपन मॉनिटर कर सकते हैं। इफ AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स अपन कैलकुलेट करने जाए, अब AFI का एक फॉर्मूला होगा जो मैं आगे बताऊंगी कि जनरली AFI क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, जिसमें अपन कहते हैं कि पूरे यूट्रस को अपन 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं और एक क्वाड्रेंट्स की डेप्थ को नापते हैं, है ना, उसकी डेप्थ को, उसकी डेंसिटी को नापते हैं और डेंसिटी के बेसिस पे अपन आराम से ड्रॉ आउट कर सकते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या होगा। चारों क्वाड्रेंट को फिर अपन अलग अलग क्वाड्रेंट से जब अपन को डेप्थ पता चल जाती है तो उसको अपन सम अप करते हैं और उसको अपन नॉर्मल वैल्यू से कंपेयर करते हैं। जनरली अपन कहते हैं कि 5 से 25 के बीच में वैरी करना चाहिए, सॉरी 8 से 25 के बीच में वैरी करना चाहिए। जब 8 से बिलो होता है तो अपन कहते हैं ऑलिगोहाइड्रोमिनोस है और 25 से ज्यादा होता है तो अपन कहते हैं पॉलीहाइड्रोमिनोस केस है। ये दोनों केसेस जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड एब्नॉर्मेलिटी है। जनरली इन दोनों केसेस में जनरली अपन कह सकते हैं कि फीटस की जो स्टेटस है वो अपन एग्जैक्ट स्टेटस पता करने के लिए थोड़ी अपन को हार्डनेस फील होगी, ठीक है, हार्ड फील होगा अपन को। Then amniotic fluid index is less than 5, then it is oligohydromenous, and if it is more than 25, then it is polyhydromenous। जैसे मैंने अभी तुम लोगों को बताया, amniotic fluid content वैरी करता है, amniotic fluid index कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर amniotic fluid index जो है अलग अलग बुक में अलग अलग वैल्यूज दे रखी है, किसी में 5 से 25 बोला होगा, किसी में 8 से 25 बोला होगा, वो डिपेंड करता है कि कौन सी एडिशन आप लोग यूज कर रहे हो। जहां पे आप लोग ने 5 से 25 की रेंज दे रखी है वहां पे आप कहते हो कि 5 से नीचे वाले को ऑलिगो और 25 से ऊपर वालों को पॉली, है ना। और जहां पे बुक में 8 और 25 दे रखा है तो उसमें 8 से बिलो एंड 25 अबव, है ना। तो ये केसेस में भी जनरली अपन फीटस की वायबिलिटी, फीटस के एनाटॉमी अपन एग्जैक्टली पता नहीं कर पाते, थोड़ी वैरी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीट हुआ, ठीक है। मैम इसमें क्या क्या फ्री नॉट इनफ सुविधा के लिए हमें खेद है, क्या है फ्री ऑफ स्पेस न्यू शूट